कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। आज की विषय वस्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि जिससे अगर आपने जिसको सही से पढ़ लिया तो एग्जाम के प्रश्नों के साथ साथ दैनिक जीवन में आपके सामाजिक वातावरण के इर्द गिर्द अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी आप कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम्स न केवल लगातार पढ़ने से पास किया जाता है, बल्कि एग्जाम्स एक सुनियोजित, सुसंगठित और सही तरीके से की योजनाबद्ध तरीके से की जाने वाली तैयारी का परिणाम होता है। और जो सफल होते हैं तथा जो असफल होते हैं उनके बीच स्थित थोड़ा सा ही अंतर होता है। जो सफल होते हैं उनकी योजनाएं सही समय पर सही तरीके से क्रियान्वित हो जाती हैं, और असफल होने वालों के पास क्या होता है, कोई योजना नहीं होती, बस वो पढ़ते चले जाते हैं। हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर वह एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं और उसी के तहत ही हम लोग अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आपको पता होगा कि हम लोग डेली 8 बजे के आसपास इस क्लास के लिए जुड़ जाते हैं। आज की क्लास हमारी शुरू हो चुकी है और आज की क्लास का विषय है जनहित याचिका, PIL। क्या है? PIL, जनहित याचिका। क्या है? जनहित याचिका, PIL। ध्यान देंगे, जनहित याचिकाएं किसी भी सामाजिक, आर्थिक या देश विरोधी गतिविधियों के होने पर, पर्यावरण का गलत उपयोग होने पर कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 21 जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन जीने के अधिकार, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत भी PIL दायर की जा सकती है। PIL का जो इतिहास है, वास्तविक रूप से PIL जनहित याचिकाओं की शुरुआत अमेरिकी न्यायशास्त्र से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? अमेरिकी न्यायशास्त्र से मानी जाती है। PIL की शुरुआत 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका से होती है, लेकिन भारत में इस PIL की शुरुआत 80 के दशक में होती है, जब पहली बार अय्यर जी की बेंच में एक मामला आता है सर्वोच्च न्यायालय में और वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से PIL की शुरुआत भारत में 1981 से होती है, जब PN भगवती एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हैं और उस पर निर्णय देते हैं। तो आज की पूरी क्लास इसी जनहित याचिका पर डिपेंड करती है। हम लोग पहले जनहित याचिकाओं की थ्योरी के विषय में पढ़ेंगे, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, और फिर हम लोग चलेंगे इस पर बनने वाले प्रश्नों की श्रृंखला को करेंगे। तो विकास जी, वेरी गुड इवनिंग। जो लोग भी जुड़ चुके हैं क्लास से वो लगातार पहले थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर इस पर हम बनने वाले प्रश्नों की श्रृंखला को करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की जो क्लास है जनहित याचिका, वो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो कौन से हैं, लेकिन उससे पहले हम जनहित याचिकाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। क्या है PIL, जनहित याचिका? जनहित याचिका जो है भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है, जो आम आदमी को न्याय के उच्चतम स्तरों तक पहुंचाने में सशक्त बनाती है। इस परिवर्तनकारी कानून तंत्र के माध्यम से न्यायालयों ने असंख्य सामाजिक अन्याय और शासन की विफलताओं को संबोधित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज के हाशिए पर पड़े और आवाजहीन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। मतलब यह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों तक की आवाज को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाने का अधिकार देता है। आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे समाज को नुकसान हो सकता है, वातावरण को नुकसान हो सकता है, देश को नुकसान हो सकता है, तो इन सब विषयों पर PIL दायर की जा सकती है। क्या हो सकता है? PIL दायर की जा सकती है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं PIL का अर्थ क्या है। जनहित याचिका अर्थात PIL का अर्थ क्या है? ध्यान देंगे, भारत में जनहित याचिका PIL एक कानूनी तंत्र को संदर्भित करता है। क्या है? भारत में जनहित याचिका PIL एक कानूनी तंत्र को संदर्भित करता है जिसमें कोई भी जनहितैषी नागरिक या सामाजिक संगठन
किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के, क्या है, भारत में जनहित याचिका PIL एक कानूनी तंत्र को संदर्भित करता है जिसमें कोई भी जनहितैषी नागरिक या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत में जा सकता है, जो अपनी गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक आर्थिक वंचित स्थिति के कारण स्वयं उपचार प्राप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक जनहित याचिका में पर्याप्त हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने और एक सामान्य शिकायत का निवारण करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके लिए आपको लॉ की डिग्री होनी जरूरी नहीं है, ध्यान देंगे। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सार्वजनिक हित या सामान्य हित के प्रवर्तन के लिए कानून की अदालत में शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें जनता या समुदाय के किसी वर्ग का आर्थिक हित या कोई हित होता है जिससे उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। भारत में जनहित याचिका PIL को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, PIL के अन्य नाम क्या हो सकते हैं? यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत में PIL को, जनहित याचिका को किन अन्य नामों से भी जानते हैं? ध्यान देंगे। तो भारत में PIL को कहते हैं सामाजिक कार्यवाही याचिका। क्या कह सकते हैं? सामाजिक कार्यवाही याचिका, SAL। और क्या कहते हैं? सामाजिक हित याचिका। क्या कहते हैं? सामाजिक हित याचिका, SIL। और क्या है? वर्ग कार्रवाई याचिका, CAL। तो भारत में PIL को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। क्या करते हैं? संजीव सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। फिर आज आप लेट हैं थोड़ा सा, ध्यान देंगे। तो सामाजिक PIL को भारत में सामाजिक कार्रवाई याचिका, सामाजिक हित याचिका और वर्ग कार्रवाई याचिका के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं? वर्ग कार्यवाही याचिका के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं जनहित याचिका या PIL के उद्देश्य। PIL का उद्देश्य क्या होता है? कानून के शासन की पुष्टि, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच की सुविधा प्रदान करना, मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति। क्या है? तो इसकी उद्देश्य जो है कानून के शासन की पुष्टि है, समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच की सुविधा प्रदान करना और मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति है। जनहित याचिका या PIL की उत्पत्ति कहां से हुई? हमने आज आपको क्लास के शुरू में ही बताया था कि जनहित याचिकाओं की जो शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है? अमेरिकी न्यायशास्त्र से हुई। कहां से हुई है? जनहित याचिकाओं की शुरुआत अमेरिकी न्यायशास्त्र से हुई है। कहां से हुई है? तो अमेरिकी न्यायशास्त्र से हुई है। 1960 के दशक में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जनहित याचिका की अवधारणा का विकास होता है। कहां पर? जनहित याचिका की अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई है। यह महसूस किया गया कि कानूनी सेवाओं के लिए सामान्य बाजार आबादी के महत्वपूर्ण वर्गों और हितों जैसे कि गरीबों, पर्यावरणविदों, नस्ली और जाति अल्पसंख्यकों इत्यादि को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम नहीं था। यह इस संदर्भ में था कि जनहित याचिका को ऐसे गैर प्रतिनिधित्व वाले समूहों और हितों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। ध्यान देंगे। भारत में जनहित याचिका का परिचय और विकास। क्या है? भारत में जनहित याचिका का परिचय और विकास। ध्यान देंगे। जनहित याचिका PIL की अवधारणा भारत में क्या है? 1980 के दशक की शुरुआत में की गई। क्या है? जनहित याचिका या PIL की अवधारणा भारत में 1980 के दशक में शुरू हुई। भारत में जनहित याचिका का उदय मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के कारण हुआ। प्रश्न बन सकता है, भारत में जनहित याचिका का उदय कैसे हुआ? तो उदय मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता के कारण हुआ। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, इस नाम को याद कर लेंगे। न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती। कौन?
पी.एन. भगवती भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के अग्रदूत या जनक माने जाते हैं। कौन? न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर। मैंने बताया था 77 के दशक 77 में इन्होंने एक जनहित याचिका को स्वीकार किया था और 81 में पी.एन. भगवती ने जनहित याचिका पर एक निर्णय दिया था। ध्यान देंगे। तो भारत में न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के अग्रदूत माने जाते हैं। क्या हुआ है? जनहित याचिका की अवधारणा के अग्रदूत माने जाते हैं। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत लोकस स्टैंडी के, इस शब्द को याद रखेंगे, अभी हम इस पर एक प्रश्न कराएंगे। अगर आप यूपीएससी यूपीपीएससी जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो यहां पर भी एक प्रश्न कराएंगे हम। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में ढील के कारण हुई। क्या है? भारत में जनहित याचिका की शुरुआत लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में ढील के कारण हुई। लोकस स्टैंडी का नियम कहता है कि, क्या है? लोकस स्टैंडी का नियम कहता है कि केवल वही व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, क्या कहता है? केवल वही व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वह उपचार के लिए न्यायालय जा सकता है। लोकस स्टैंडी का नियम कहता है कि केवल वही व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है वह उपचार के लिए न्यायालय जा सकता है। जनहित याचिका लोकस स्टैंडी के इस पारंपरिक नियम का अपवाद है। ध्यान देंगे, एक लोकस स्टैंडी का नियम है। यह नियम कहता है कि केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जिसके साथ घटना घटी है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, वह अपने मामले को लेकर के न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन जनहित याचिका इसका विरोधाभास है, इससे अलग है। जनहित याचिका में आप हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके गांव में कुछ गलत हो रहा है और हम उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत हम उसे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के तहत दायर कर सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम उसे हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। ये लोकस स्टैंडी का विरोधाभासी है, अपवाद है। कौन? जनहित याचिकाएं। ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। भारत में जनहित याचिका से संबंधित प्रसिद्ध निर्णय। भारत में जनहित याचिका से संबंधित जो पहला मामला था, मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई 1976। क्या है? मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई 1976। इसमें 1977 में निर्णय आया था। ध्यान देंगे, हमने आपको बताया था। इसमें न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर थे। कौन थे? न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने भारत में जनहित याचिका की आधारभूत अवधारणा रखी। पहली बार था जब भारत में जनहित याचिका की आधारभूत अवधारणा रखी गई। इस विचार को बढ़ावा दिया कि सामूहिक सामाजिक मुद्दों को कानूनी चैनलों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। अगला मामला है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। इस मामले में पी.एन. भगवती थे। कौन? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने जनहित याचिका के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि, ध्यान देंगे, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने जनहित याचिका के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि सद्भावना से काम करने वाले जनता या सामाजिक कार्य समूह का कोई भी सदस्य विकलांगता के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ लोगों के अधिकारों के लिए निवारण की मांग करने के लिए उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है। ध्यान देंगे, यह निर्णय किसने दिया? तो पी.एन. भगवती साहब ने दिया। किसने दिया? पी.एन. भगवती साहब ने। और पीआईएल के जनक माने जाते हैं पी.एन. भगवती। कौन माने जाते हैं? पीआईएल के जनक पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर माने जाते हैं। ध्यान देंगे, किस मामले में दिया? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में दिया था। चलिए अगला प्रश्न और आगे बढ़ते हैं। अगला मामला है भारतीय संघ बनाम भारतीय बैंक संघ बॉम्बे बनाम अन्य मेसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस और अन्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि व्यक्तिगत शिकायत के लिए दायर किए गए मामले पर भी जनहित याचिका के तहत विचार किया जा सकता है अगर यह सार्वजनिक हित में हो, जिससे सामाजिक कल्याण को प्रभावित करने वाले मामलों में न्यायिक निगरानी बढ़े।
यमसी मेहता बनाम भारत संघ। अगला मामला है यमसी मेहता बनाम भारत संघ। यह पर्यावरण से संबंधित जनहित याचिका थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को गंगा नदी में प्रदूषण को चुनौती देने के लिए नदी के किनारे का मालिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता को गंगा नदी में प्रदूषण को चुनौती देने के लिए नदी के किनारे का मालिक होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे। विनोद साहू जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। भारत में पीआईएल का महत्व क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में आता है, यूपीएससी यूपीपीएससी बोथ में। ध्यान देंगे। भारत में पीआईएल का महत्व क्या है? हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में दिए गए हैं। कहां पे दिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में दिए गए हैं, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी कहते हैं नीति निर्देशक तत्वों को। डीपीएसपी के अनुच्छेद 39A के कार्यान्वयन में सहायता करता है। क्या है? भारत में जनहित याचिका जो है डीपीएसपी अनुच्छेद 39A के कार्यान्वयन में सहायता करता है। इसका उद्देश्य अनुच्छेद 39A के तहत निहित डीपीएसपी को व्यवहारिक रूप देना है, जो राज्य को गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। क्या है? आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39A के तहत किसी व्यक्ति को निःशुल्क और अनिवार्य विधिक सहायता पाने का अधिकार है। क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य विधिक सहायता पाने का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को। ध्यान देंगे। आगे आते थोड़ा और जानते हैं। न्याय तक पहुंच। जनहितैषी व्यक्तियों और संगठनों को हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों की वकालत करने की अनुमति देकर यह न्याय तक पहुंच को बढ़ाता है। जैसे अब कोई गैर सरकारी संगठन है, एनजीओज है, आप कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, कोई सोसाइटी चला रहे हैं, आप भी जनहितकारी मुद्दों को लेकर के पीआईएल दायर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में तालाब है। क्या है? ऐसे समझिए, आपके गांव में एक तालाब है, कोई गांव का बड़ा आदमी है, अमीर आदमी, दबंग आदमी है, वह उस तालाब पर कब्जा कर रहा है, उस पर घर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में पीआईएल दायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। अधिकारों का प्रवर्तन। जनहित याचिका मौलिक अधिकारों को लागू करने और अधिकारियों को उनके कार्यों या निष्क्रियताओं के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। क्या करती है? एक तंत्र के रूप में कार्य करती। ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है जनहित याचिका को बढ़ावा देना। किस किस मुद्दों पर जनहित याचिका काम कर सकती है? ध्यान, जनहित याचिका पढ़ सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, कुछ प्रमुख मुद्दे मैं बता देता हूं। जनहित याचिका का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में, मानवाधिकार से संबंधित मामले में, सामाजिक न्याय जैसे मामलों में हम जनहित याचिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम जनहित याचिकाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान देंगे। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। भारत में पीआईएल की से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, क्योंकि कई बार लोग बिना किसी जरूरी चीज को, जो काम जहां काम आए सुई कहा करे तरवारी, काम छोटा सा होता है, वो सामान्य समझौते से हल हो सकता है, लेकिन लोग कोर्ट का समय बिताने के लिए, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए उस पर पीआईएल दायर कर सकते हैं, देते हैं। और कई बार ऐसे लोगों को कोर्ट की फटकार भी मिलती है। तो ये चिंता की विषय है। जैसे दुरुपयोग और दुर्व्यवहार, जनहित याचिका से जुड़ी चिंताएं क्या? दुरुपयोग और दुर्व्यवहार। कई बार ऐसा होता है कि लोग राजनीतिक मुद्दों से प्रेरित होकर के, किसी और चीजों से प्रेरित होकर के जो एजेंडे, जो मुद्दे जनहित याचिका के नहीं होते हैं, उस पर भी क्या कर देते हैं? पीआईएल कर देते हैं। राधे राधे गुरुजी, चंदू जी, राधे राधे। चलिए ठीक है, तो वो पीआईएल के लिए नुकसानदायक है। इससे और क्या होता है? न्यायपालिका पर बोझ में वृद्धि। भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत से पहले से बोझ से दबी न्यायपालिका है। अब तमाम लोग बिना किसी सार्थक कारण के भी जनहित याचिकाएं दायर करते रहते हैं, जिससे कोर्ट पर बहुत अधिक बोझ पड़ता है।
इसलिए जनहित याचिकाएं जब बहुत जरूरी हो तभी दायर की जानी चाहिए, ध्यान देंगे जो है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चीजें और जानते हैं। न्यायिक अतिक्रमण का भय क्या है? कभी कभी इससे न्यायिक अतिक्रमण की आशंका पैदा हो जाती है, जैसा माना जाता है कि न्यायालय सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं के अधिकार में अतिक्रमण कर रहा है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा और जानते हैं। जनहित याचिका स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या है? क्या है सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश? न्यायालय को वास्तविक एवं वैध जनहित याचिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए तथा गुप्त उद्देश्यों या बाहरी विचारों से दायर जनहित याचिकाओं को रोकना चाहिए। क्या है? न्यायालय को वास्तविक एवं वैध जनहित याचिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए तथा गुप्त उद्देश्यों या बाहरी विचारों से दायर जनहित याचिकाओं को रोकना चाहिए। और आगे क्या है? उच्च न्यायालयों को व्यापक नियम स्थापित करने चाहिए जो वास्तविक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित करें तथा परोक्ष उद्देश्यों से दायर जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित करें। अगला पॉइंट, न्यायालय को किसी जनहित याचिका को स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता तथा याचिका की विषय वस्तु की सत्यता और वैधता की पुष्टि करनी चाहिए। अगला पॉइंट, याचिका पर विचार करने से पहले न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें पर्याप्त जनहित शामिल है। ऐसा नहीं तो ये एकांगी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, जनहित का मुद्दा होना चाहिए। ध्यान देंगे, तभी जनहित याचिकाओं को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं, चीजें लगभग अंतिम पायदान की तरफ है। निष्कर्ष हम आते हैं, इसका निष्कर्ष क्या है? भारत में जनहित याचिका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, सरकारी जवाबदेही को बढ़ाने, जनता के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरी है। क्या है? भारत में जनहित याचिका सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, सरकारी जवाबदेही बढ़ाने और जनता के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरी है। जनहित याचिका से जुड़े मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने और दुरुपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाकर जनहित याचिका कानून के शासन को बनाए रखने और सभी नागरिकों, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में काम करना जारी रख सकती है। ध्यान देंगे, तो ये था जनहित याचिका। जनहित याचिका पर सिविल सर्विसेज में कुछ प्रश्न बन सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, जैसे भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसने की? भारत में जनहित याचिका या पीआईएल की शुरुआत 1980 के दशक में प्रारंभ हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसीलिए पीएन भगवती और बी.आर. कृष्ण अय्यर को जनहित याचिकाओं का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में जनहित याचिकाओं का जनक कहते हैं या पिता कहते हैं। अंजलि जी वेरी गुड इवनिंग। तो कंटिन्यू रहिए, आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं और लोग जोड़ने की कोशिश करिए। एक बार आप सब भी एक काम कर सकते हैं, इसको अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, तब तक मैं कुछ और प्रश्नों को बताता हूं। दूसरा प्रश्न है, जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? ध्यान देंगे, क्या है जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है? तो ध्यान देंगे, सभी भारतीय नागरिक, इसमें हम आप भी शामिल हैं, या संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। क्या है? सभी भारतीय नागरिक या संगठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति या संगठन को अदालत के सामने यह साबित करना होगा कि जनहित याचिका जनहित से जुड़े मुद्दे के लिए दायर की जा रही है, इससे आम जनता को लाभ होगा, किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। क्या है? आम जनता को लाभ होगा, किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा कहां से ली गई? आज ही मैंने बताया 1960 के दशक में जनहित याचिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई है? यूएसए से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। और आज ही मैंने बताया था लोकस स्टैंडी क्या है, जनहित याचिका का विरोधाभासी है। जनहित याचिका कहती है कि सार्वजनिक मुद्दे पर ही याचिका दायर की जा सकती है, जबकि लोकस स्टैंडी का नियम कहता है कि केवल वही व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है
वह न्यायालय जा सकता है। जबकि जनहित याचिका कहती है कि भले ही हमारे अधिकारों का अतिक्रमण हुआ, लेकिन हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कोई और भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे कि हम सामान्य रूप से ऑफलाइन बैचेज में 1.5 से 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं, 30 मिनट में हमने उसे कंप्लीट कर लिया। आप लोग उसे और डीप पढ़ने के लिए इस लेक्चर में जाकर के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसलिए मैंने उसका पीपीटी भी आपको अवेलेबल करवा दी है। अब एक और चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब का चिन्ह बना हुआ दृष्टिकोण का। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से और चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से, अच्छे से हो पाए, तो आप लोग इस बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इसे और ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको पर नीड है एजुकेशन की, लेकिन उन तक संसाधन पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं।